नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनडीए गठबंधन के प्रमुख स्तंभ एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की अस्थियों का आज संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के पावन तट पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे विसर्जन किया गया। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनडीए गठबंधन के प्रमुख स्तंभ एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की अस्थियों का आज संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के पावन तट पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे विसर्जन किया गया। इस भावुक क्षण में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा विधायक अभिलाष पांडे और कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक अभिलाष पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि एक विमान हादसे में अजीत पवार का आकस्मिक निधन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के विकास के लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। वे हमारे एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख और ऊर्जावान नेता थे। मां नर्मदा से शांति की प्रार्थना। अस्थि विसर्जन के दौरान विधायक पांडे ने मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे स्वर्गीय पवार को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान कर चिरस्थायी शांति दें। उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार और जबलपुर की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एनसीपी प्रभारी जानकी सुमन पांडे और उनके पति डॉक्टर पांडे ने बताया कि दादा हमेशा कहा करते थे, उन्हें एक बार मध्य प्रदेश ले चलो और मां नर्मदा की दर्शन करा दो। उनकी इच्छा थी, इसलिए आज उनका अस्थि कलश आज मां नर्मदा के तट पर स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अस्थि कलश को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत दुखद घटना है और जिस घटना ने हम सबको भी झकझोर कर रख दिया है, ये हृदय विदारक घटना है कि इस तरह से दादा अजीत पवार, जिनके बारे में यही कहा जाता है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ऐसे स्वर्गीय अजीत पवार जी, जिनका आकस्मिक एक प्लेन हादसे में उनका दुखद निधन हुआ, वो लगातार राष्ट्र हित में और महाराष्ट्र के हित में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गाथा लिख रहे थे। हमारे एनडीए के गठबंधन के प्रमुख नेता थे, लेकिन दुखद निधन हुआ है। मां नर्मदा के तट पर आज उनकी अस्थि का विसर्जन हो रहा है। मैं माई से यही प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य सलिला मां नर्मदा, जो सभी पर अपने आशीर्वाद की कृपा की वर्षा करती हैं, वैसे भी जबलपुर संस्कार धानी मां नर्मदा के पावन आंचल से आच्छादित है। मां नर्मदा से यही प्रार्थना है कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार के अपने श्री चरणों पर वो स्थान दे, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान करे, अपने श्री चरणों पर चिरस्थायी शांति उन्हें प्रदान करे। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर संस्कार धानी की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ओम शांति। पूरा महाराष्ट्र और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार आज अपने आप को राजनीतिक कैरियर पे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा कमी महसूस कराएगा। मैं निशब्द हूँ कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ। मैं उनके परिवार की बेटी की समान थी। मुझे पांडे जी बोलते थे हमेशा। पांडे जी, मुझे मध्य प्रदेश में नर्मदा माता के दर्शन करने हैं, वहाँ स्नान करना है। हमेशा जब भी होगा वो मुझे बोलते थे, पांडे जी आइए बैठिए, कब लेके चलेंगे हम मध्य प्रदेश, कब जाएंगे। तो आज मैं उनका कलश लेके आई हूँ। माँ उनको आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं इतना ही बोलना चाहूँ। ओम शांति। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत दादा की जो है अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम। हाँ, हमारे अजीत दादा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बहुत लोकप्रिय नेता थे, आदरणीय शरद पवार जी के भतीजे। और कुछ दिन पहले उनका हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। आज उनकी अस्थियां आई। पहले हमने दक्षिण के हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद आपने देखा अस्थि पूजन कराया और नीचे जाके उनका अस्थि विसर्जन हो रहा है। और कौन कौन लोगों का यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर मैंने खुद आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पूजन कराई,
अशोक सिंघल जी की कराई, मैंने अर्जुन सिंह की कराई, और जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन सबकी हमारे बुजुर्गों ने पूजन कराई। महात्मा गांधी की कराई, लिखा हुआ है। और ये 7 पीढ़ियों का घाट है। और लोग आजकल तो चूतिया बना देते हैं, भटका देते हैं, जो बाहरी देहाती आते हैं कि ग्वारी घाट में पूजन बंद है, अस्थि विसर्जन बंद है, तो वो भटक के कहीं तिलवारा, कहीं लम्हेटा, फिर बाद में वो हमें फोन करते हैं। यहाँ ये महत्व है अस्थि विसर्जन का। यहाँ माता गौरी का कुंड है, जैसे प्रयागराज है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, चित्रकूट है, ऐसे ग्वारी घाट, संस्कार धानी ऋषि जवालीपुरम की तपोभूमि मां नर्मदैया का घाट, मां नर्मदा, और गौरी घाट विशेष माता गौरी ने यहाँ तपस्या की है। और यहाँ जलेहरी घाट में जो पत्थर से भी जलेहरियां बन जाती हैं, और नर्मदा के कंकड़ सब शंकर, यहाँ सबका उद्धार होता है। गंगा मैया में तो बह जाते हैं, यहाँ शंकर बनती हैं हड्डियां, जो अस्थियां होती हैं ना, वो हड्डी बनती हैं, फिर बाद में शंकर जी का रूप लेती हैं, जिनके बन पूजन कर। नर्मदा तीर्थ पुरोहित संजय दुबे। 3 लड़कियों पर हमला करने वाले आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। 3 लड़कियों पर हमला करने वाले आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। भोपाल के पिपलानी, सोनागिरी और कल्पना नगर क्षेत्र में ब्लेड कटर की थी दहशत। इन्हीं इलाकों में लड़कियों को पर किया था प्राणघातक हमला। पुलिस की 25 टीम कर रही थी आरोपी की तलाश। कल देर रात अयोध्या नगर थाना पुलिस ने किया था साइको को गिरफ्तार। जो है एक सूचना हमें बहुत ही विश्वस्त जानकारी मिली, और उस पर जो पुलिस की टीमें लगी थी उन्होंने उसको वेरीफाई किया, और एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने कोच फैक्ट्री जो अयोध्या नगर बाईपास के पास है, वहाँ से हमने उस व्यक्ति को पकड़ा। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि एक लड़की से घटना करते समय उसका एक साथी आ गया था, तो उससे इसका मैन हैंडलिंग हुई थी। तो उसने हमें जो है वो उसका हुलिया और उसमें काफ़ी मदद मिली थी। और जब वो उससे झगड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल जो इसकी थी वो उसमें सामने वाला जो वो रहता है उसका क्या कहलाता है, मास्क, वो टूट गया था। तो एक हम लोग ऐसी मोटरसाइकिल की भी तलाश कर रहे थे कि जिसका मास्क टूटा हो। तो वो मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के पास, जिस संदिग्ध को पकड़ा गया सूचना पे, वो उसके पास से जब मिली तो हमारा शक जो है वो और पक्का हुआ। फिर जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें एक कटर भी मिला। फिर उसको जब पूछताछ के लिए पुलिस लाई, और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ना केवल 4 वारदातें यहाँ की कबूल की, वो एक बदमाश देवेंद्र अहिरवार जो कि करौन क्षेत्र में वर्तमान में रह रहा था, और पूर्व में वो सागर राहतगढ़ का रहने वाला है। यहाँ पर आजकल ये जो मेशन का काम आजकल कर रहा है, वो करौन में रह रहा था। जब उसके बारे में पूछताछ हुई तो ना केवल उसने 4 वारदातें, बल्कि 2014 में 5 वारदात उसने सागर में भी घटित की थी, जिसमें वो पकड़ा नहीं गया था, वो भी उसने कबूली। उसका भी हमने सागर एसपी से फिर कंफर्म किया। उसका जो आपको प्रेस नोट अभी जारी होगा, 10-15 मिनट लगेंगे, उसमें वो सारी जानकारी है। इसके अलावा उसके पुराने अपराध भी थाना पिपलानी में पुराने अपराध भी पाए गए। चोरी और क्या कहना चाहिए, लूट का भी अपराध है उस पर, और उसके अलावा उस पर मारपीट के भी अपराध हैं। और 5 अपराध वो हैं जो कि उसने पहले किए थे, जो कि अनडिटेक्टेड थे, जो उसने कबूले। फिर हमने जब सागर से कंफर्म किया तो वो फिर हमें उन्होंने जानकारी दी कि ये इन अपराधों में वो चूँकि वो केस बंद हो गए थे इसके पकड़े नहीं जाने की वजह से, तो उनको भी हम अब खबर करेंगे तो वो इसको प्रोडक्शन वारंट पे ले जाके और वहाँ के केस खोल के और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत जो क्राइम ब्रांच ने और जो हमारे वहाँ के डीसीपी हैं विवेक सिंह, अखिल पटेल जो डीसीपी क्राइम है, और डीसीपी जोन 2 हैं विवेक सिंह, उन्होंने दिनों रात इसकी मॉनिटरिंग की, और इस तरीके से इसको, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग अपराध था, जिसकी वजह से बहुत सोशल मीडिया पे भी काफ़ी भ्रामक खबरें चलाई जा रही थी, तो उन सब का उनको रोकने के लिए इसको पकड़ा जाना अत्यंत आवश्यक था। तो इनकी मेहनत की वजह से लगातार उसमें कोऑर्डिनेशन और उसकी मॉनिटरिंग सुपरविज़न की वजह से इस आरोपी को पकड़ा जाना संभव हुआ। इस पे 30,000 रुपये का ऑलरेडी आयुक्त भोपाल की तरफ से इनाम था, जो कि टीम को दिया जाएगा। और
आगे इससे और PR लेके और अपराधों के बारे में जो अपने पिपलानी क्षेत्र थाना पिपलानी में सोनागिरी कॉलोनी और अयोध्या नगर में भवानी धाम, इस क्षेत्र में लगातार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़कियों पर जो है हमला करने और कटर से उनको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की सूचना थाने पे आई थी, जिसमें थाना पिपलानी में 3 अपराध और एक अयोध्या नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात व्यक्ति, जैसा कि पीड़िताओं ने पूछताछ में बताया, अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार था, जैकेट पहने हुए था और काफ़ी तेज़ी से घटना करके और उसके बाद निकल गया। लड़कियों को तत्काल जो भी मेडिकल मदद पहुंचाई गई। इसके बाद चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, इसलिए तत्काल इसमें एडिशनल DCP गौतम सोलंकी, जो कि जोन 2 के एडिशनल DCP हैं, और एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच के शैलन चौहान, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 40 टीम इसमें काम कर रही थी, अलग अलग। लगभग 150 के करीब लोग इसमें लगे हुए थे, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया और न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि आसपास के ज़िलों में भी जो है इस तरीके के अपराध करने वाले, नशा करने वाले लगभग 100 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनको पूछताछ की गई और उनके बारे में फरियादियों जो थी उनसे पहचान कराने का प्रयास किया गया। फिर भी उसमें पुलिस को सफलता के नज़दीक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लगभग 900 CCTV देखे गए, जिससे कि बदमाश का ट्रैक जो है वो लगभग क्लियर हुआ, लेकिन CCTV में फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, केवल उसकी कुछ आउटलाइंस मिल रही थी। उसके बाद में फिर स्केच बदमाश का बनवाया गया और वो स्केच से फिर और तलाश उसकी सघन की गई। इसमें फिर जो पुराने रिकॉर्डेड बदमाश थे उनको भी टच किया गया, उनके बारे में भी मुखबिर मामूर किए गए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा शंका इस बात पे थी कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ महिलाओं को लेके भी कोई इशू हो सकता है इसके अंदर। ये जो जितनी भी फरियादी थी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, इसलिए और सारे एंगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लगभग ख़त्म हो गए थे। इन्हीं जो मैंने जो लाइन बताई उसी पे हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। इसी दौरान लाडली बहना योजना को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। जिस तरह से मंत्री करण सिंह वर्मा ने लाडली बहना योजना को लेकर के भरे स्टेज से बयान दिया था कि सरकार उन्हें लाडली बहना योजना का पैसा दे रही है, जिससे उन्हें सरकारी कार्यक्रम में आना होगा। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या आप लाडली बहनाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं, तो क्या आपने उन्हें वेतन भोगी समझ लिया है? मुकेश नायक ने कहा, आप 1500 रुपए दे रहे हैं तो कोई यह वेलफेयर नहीं है और यह समाज सेवक भी नहीं है। आप 1500 रुपए दे रहे हो, इसलिए भुगतान उसका लाडली बहनों को करना पड़ेगा। आप 1500 रुपए दे रहे हैं तो जब आप कहें हमारे सरकारी कार्यक्रम में आओ, हमारी पार्टी के कार्यक्रम में आओ और भीड़ बढ़ने का काम करो। रही बात विजय शाह की, तो विजय शाह को बीजेपी ने अपने पास रखा है और पूरा प्रदेश उन्हें गाली देता है, फिर भी पार्टी ने उन्हें अपने पास रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें गालियां खाने के लिए रखा गया है और ये दुर्भाग्य है। इस तरह के बयान देने के बाद भी विजय शाह अपने मंत्रिमंडल में टिके हुए हैं और राजनीति को निचला करते जा रहे हैं। महिला और बहन, इनके लिए कोई भावनात्मक रिश्ता, गरिमा या सम्मान के लिए नहीं है। 1500 रुपये महीने दे रहे हैं तो ये हमारी बहनों को वेतन भोगी समझने लगे हैं कि हम 1500 महीने वेतन दे रहे हैं, ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये कोई समाज सेवा नहीं है। हम 1500 रुपये महीने दे रहे हैं, इसलिए उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपको सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ेगा। जब हम कहें हमारे सरकारी कार्यक्रम में आओ, जब हम कहें हमारे पार्टी के कार्यक्रम में आओ और भीड़ बढ़ाने का काम करो। रहा विजय शाह का, तो विजय शाह को बीजेपी ने इसलिए रखा है कि पूरा प्रदेश उन्हें गाली देता है, फिर भी उन्हें रखा है। उनको गालियां खाने के लिए रखा है बीजेपी ने। दुर्भाग्य है
कि अनेक बार इस तरह के बयान देने के बावजूद भी विजय शाह जैसे लोग अपनी मंत्रिमंडल में टिके हुए हैं, गंदगी फैलाते हैं, राजनीति का स्तर नीचे करते हैं। देखिए, ये तय है कि कांग्रेस विचारधारा के अंतर्गत ये टैलेंट हंट प्रोग्राम है, प्रतिभाओं की खोज का प्रोग्राम है, और इसके लिए हमने बहुत ही हमारे युवा तुर्क जो युवा नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है। हर एक संभाग में वो जाएंगे, जिला स्तर पर 2-2 नाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष से मंगाए जाएंगे। एक फॉर्म जो ओपन फॉर्म होगा, वो कोई भी व्यक्ति जो इसमें शामिल होना चाहे ऑनलाइन उस पर अप्लाई करेगा, इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पुराने प्रवक्ता हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उनमें से भी कुछ लोगों को लेंगे। इस तरह से राज्य स्तर पर 20 प्रवक्ता, संभागीय स्तर पर 2 प्रवक्ता, जिला स्तर पर 2 प्रवक्ता और नेशनल पैनलिस्ट के रूप में हम 2 या 3 लोगों का चयन करेंगे, और ये प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। और ये चूंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए पहले से कार्यरत जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं उनको हमने कार्य मुक्त किया है ताकि वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। रद्दी चौकी अब्दुल हमीद चौक फलक फर्नीचर के बाजू में कल रात 3 बजे अचानक आरके बाइक ऑटो पार्ट्स सर्विस सेंटर एवं वॉशिंग की दुकान ऑटो पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट यह आग लगने की घटना आपदा हुई। रद्दी चौकी अब्दुल हमीद चौक फलक फर्नीचर के बाजू में कल रात 3 बजे अचानक आरके बाइक ऑटो पार्ट्स सर्विस सेंटर एवं वॉशिंग की दुकान ऑटो पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट यह आग लगने की घटना आपदा हुई और आग लगते से आजू बाजू की दुकान बड़े बड़े शोरूम में आग लगने का खतरा था, लेकिन फायर ब्रिगेड की सजगता और पुलिस की सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पाया गया और संपूर्ण तरीके से आग बुझाने के बाद अग्नि दल के सफल प्रयास से पूर्णतः आग बुझा दी गई है और कोई घटना आगे ना हो मोबाइल नंबर के द्वारा लोगों से संपर्क बनाए रखा। और यह बड़ी घटना होने से मार्केट में दहशत का माहौल बना रहा और सारी रात चिंता का विषय बना रहा, लेकिन सजगता से सुरक्षित रहे। आग लगने से लाखों को नुकसान का आदेश लगाया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आग लग गई थी, यहाँ क्या कारण था? ये शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट हुआ, मेरे को रात में पता चला। ये फ़ोन किए थे, थाने से भी फ़ोन आया था और पब्लिक ने भी की थी कॉल मुझे कि भैया आपकी दुकान में आग लग गई। तो फ़ौरन हम लोग आए, तीनों भाई आए हमारे, आगे देखे तो बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। मेरा सामान और पूरा नुकसान हो चुका है, आप देख सकते हो। क्या नाम है? फैजल खान नाम है। दुकान आरके सर्विस सेंटर रद्दी चौकी। कितने साल की दुकान? ये मैं 25 साल।